हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काल विभाजन और नामकरण का, हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले मैंने एमसीक्यू तो बहुत करवाए हैं, लेकिन ये एमसीक्यू हम बोल सकते हैं टॉपिक वाइज आज हमारा दूसरा एमसीक्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। और फ्रेंड्स, सबको हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपने इतिहास लेखन में दोहरी नामकरण की पद्धति को अपनाई है? ग्रियर्सन जी हैं, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा इसका सही होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्होंने दोहरी इसलिए अपनाई है कि वीर गाथा काल तो इन्होंने कहा, लेकिन आदिकाल को भी माना। ऐसा नहीं है कि आदिकाल को इन्होंने नहीं माना है। और भी बहुत सारे नाम दिए हैं, आप लोगों को भी इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीति काल नाम ना देकर रीति काव्य की संज्ञा दी? तो पहले है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो 11 भागों में जो अपना काल विभाजन किया, उसमें हम बोल सकते हैं कि रीति काल नहीं बोला इन्होंने, रीति काव्य बोला है। ठीक है, तो और इन सब के बारे में तो पता ही होगा फ्रेंड्स, इसलिए जहाँ पे एक्सप्लेन करने का रहेगा मैं वहीं पे करूँगी, क्योंकि ये सब कुछ तो मतलब इनका काल विभाजन ये सब कुछ तो आप लोगों को मतलब बहुत ही रटा ही गया होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के अनुसार इतिहासकारों का क्रम लगाइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए, तो कौन सा इसका सही होगा? तीसरा नंबर का आंसर जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा हमारा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का सबसे पहले लिखते हैं मिश्र बंधु विनोद, जो कि 2 भागों में लिखते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, फिर राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं, फिर इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। ठीक है, इनका है मिश्र बंधु विनोद, इसका हिंदी साहित्य का इतिहास। राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 3 ग्रंथ मिल जाता है, भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोचना और आदिकाल नाम से, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि असंगत कथन को चुने। गार्षा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, मिश्र बंधु ने कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी पद्धति अपने सॉरी फ्रेंड, यहाँ होगा अपने इतिहास ग्रंथ में अपनाया। आगे यहाँ पे है नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को विधेयवादी इतिहासकार माना है। तो इसमें असत्य कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी नंबर सही, क्योंकि यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी नहीं माना, इन्होंने ग्रियर्सन को मत दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन निकल के आ जाता है इनका। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में रीति काल की समय सीमा क्या है? यहाँ पे बताना है कि समय सीमा क्या है। 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य, 14वीं शती के मध्य से दूसरा है 17वीं शती के मध्य, 18वीं शती के मध्य से 11वीं शती के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र ने और हरदयाल जी ने जो मिलकर बुक का संपादन किया है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे काल विभाग मतलब कि उन्होंने भी बहुत भागों में बांटा है और नाम दिया है अलग अलग तरह से, तो वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। इसका कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रीतिकाल, और रीतिकाल का समय क्या हो जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बात कर लेंगे तो आदिकाल का हो जाएगा, ये भक्ति काल का आ जाएगा, 19वीं सदी जो मैंने बताया वो उनका रीतिकाल का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के स्थान पर कौन सा नाम दिया? आदिकाल के स्थान पर, जैसे कि लोग आदिकाल देते हैं, वीर गाथा काल देते हैं, प्रारंभिक काल देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी स्थान पर जो है गणपति चंद्रगुप्त ने कौन सा नाम दिया। ठीक है, तो कौन सा नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक आरंभिक काल। अब यहाँ पे बोलिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्रारंभिक काल भी है, बिल्कुल प्रारंभिक आरंभिक एक ही चीज होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर
आरंभिक ना होकर प्रारंभिक रहता तब हम ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि आंसर उसका ऑप्शंस डिसाइड करता है कि हमको किस साइड जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रारंभिक काल की बात करेंगे तो ये मिस्र बंधुओं ने दिया है, और यहाँ पे पूर्व अलंकृत पूर्व आरंभिक उत्तर आरंभिक तो इन्होंने जब बांटा है तो उनमें से ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में कितने अध्याय या फिर हम बोल सकते हैं कालों में बांटा है। तो ये तो मैंने अभी ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया है, 7 अध्याय, 9 अध्याय, 11 अध्याय और 18 अध्याय। तो कितने अध्याय में बांटा है, तो सी नंबर हो जाएगा हमारा 11 अध्याय। और यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल अध्याय के नाम को याद कर लेना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश शासन का किसमें वर्णन है, रीति काव्य किसने कहा है, विक्टोरिया रानी का किसमें वर्णन है, या फिर तुलसीदास के आधार पर किसने किया है। तो मतलब इन्होंने जो उस समय की स्थिति को देखकर नाम विभाजन किया, वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए उसको भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। 8वां नंबर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि गाडसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित करवाया, कहाँ से, लंदन से, पेरिस से, लखनऊ से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा आप लोगों को बताना है। 8 नंबर का आंसर तो हो जाएगा क्या हमारा, पेरिस, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, इतिहास ग्रंथ में सॉरी फ्रेंड इतिहास ग्रंथ को इतिहासकारों के सॉरी फ्रेंड यहाँ होगा इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन सा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, यहाँ पे शायद आप लोगों को क्लियरली दिखेंगे। यहाँ पे है हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर यहाँ पे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तर भारत की संत परंपरा, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन और राम कुमार वर्मा। तो इसका कौन सा सही होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कूट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 9 नंबर का आ जाएगा बी, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आलोचनात्मक इतिहास, आलोचना किसकी होती है, कुमारों की आलोचना होती है, तो राम कुमार वर्मा। और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तर भारत की संत परंपरा, तो ये तो संत में कौन आ जाएंगे, परशुराम चतुर्वेदी। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखना, पहला लिखना तो अब बहुत आसान है, लेकिन दूसरा लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो यहाँ से बच्चन याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में कितने कवियों की रचनाओं के नमूने दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है फ्रेंड, कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि पूर्वार्ध में कितने कवियों के रचनाएं के नमूने दिए हैं, 838 कवि, 735 या फिर 1003 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 838 कवियों के जो है यहाँ पे रचनाओं के नमूने दिए हैं, किसमें, पूर्वार्ध में। अगर हम उत्तरार्ध को यहाँ पे मिला दें तो उत्तरार्ध को मिलाकर जिसमें कि उनकी जीवन परिचय मतलब कवियों के जीवन परिचय को भी सम्मिलित किया गया, तब वहाँ पे टोटल मिला के जो होता है वहाँ पे 103 आ जाता है, यानी कि टोटल कवियों की संख्या वहाँ पे सॉरी फ्रेंड 1003 आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किसका है, ठीक है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना, यह कथन किसने कहा, यहाँ पे बताना। 11 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, 11 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 12 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे हम, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसे ही मानना चाहिए, विभिन्न विद्वानों का मत है, किस इतिहास ग्रंथ के बारे में कह रहे हैं कि सही मायने में इसी को इतिहास ग्रंथ मानना चाहिए। तो यहाँ पे है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर नॉर्देव, यहाँ पे नहीं लिखे हैं फ्रेंड्स पूरा नाम, इसके बारे में ही है। फिर यहाँ पे मिस्र बंधु है, फिर यहाँ पे है हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा आप लोग को बताना है। 12 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा ये जो लिखे हैं द मॉडर्न वर्निकुलर, इनके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, अन्य विद्वानों द्वारा। आगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि मिस्र बंधु विनोद, इनके 2 भागों में किए गए हैं। पहला भाग जो है 13 में और दूसरा मतलब
4 भागों में, सॉरी फ्रेंड, ये 4 भागों में किए गए हैं। और फिर यहाँ पे बात करेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखेंगे कविता कुमुदी किसका ग्रंथ है, यहाँ पे बताना, तुलसीदास का, मिश्र बंधुओं का, राम नरेश त्रिपाठी का, और इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा राम नरेश त्रिपाठी। अब यहाँ से थोड़ा सा हम कविता कुमुदी की अगर हम बात कर लें तो ये 8 भागों में लिखा गया। इसमें क्या है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के कविताओं और लोक गीतों का संकलन करके उनका संपादन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी इतिहास ग्रंथ में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसने कहा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चित ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिखा है फ्रेंड्स, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है, ऐसा देखिएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर नामवर ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो किसने कहा है यहाँ पे ये बताना है। हमारा 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे कोटेशंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो बिल्कुल ही आते हैं कोटेशंस। ठीक है, इसलिए मैंने कोशिश किया कुछ वैसे टाइप्स के लेने का। फिर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, समसामयिक परिस्थिति का अध्ययन विश्लेषण करना आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के लिए है, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो 15 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे हम सामान्यता उन्हीं को माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन, किसके काल विभाजन में पूर्व माध्यमिक, पड़ोर माध्यमिक जैसे नामकरण नजर आते हैं। तो ये किसका है, राम कुमार वर्मा का, बच्चन सिंह का, मिश्र बंधुओं का और ग्रियर्सन का। तो किसका सही आंसर होगा हमारा 16 नंबर का हो जाएगा मिश्र बंधुओं का। इस पे एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन भी है कि किसी भी काल को पूर्व उत्तर मध्य नाम दे देने से वो कोई काल विभाजन नहीं हो जाता। इस टाइप से वो मिश्र बंधु विनोद के लिए ही कहा है, किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये वाला भी एक कोटेशन आता है इस टाइप से, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है फ्रेंड्स, यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने अपने काल विभाजन में कुल कितना समय लिया, यानी कि कुल काल विभाजन का यहाँ पे अर्थ है कि अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने कुल कितने समय लिए हैं टोटल मिलाकर। तो यहाँ पे है 700 वर्ष, 900 वर्ष, 400 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 900 वर्षों का इतिहास बोला जाता है ना, आप लोगों ने कोटेशन पढ़ा होगा कहीं भी। 18 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका ग्रंथ है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका ग्रंथ है। 18 नंबर का हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओड, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन होगा इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और इन सब का तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक आ जाता है, नामवर का फिर आ जाता है, फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। इन सबको तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना भी मतलब नाम है इतिहासकारों के जो इम्पोर्टेंट हैं वो सबको आपको बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नवलेखन काल का सामान्यतः समय कितना माना जाता है, 1800 ईस्वी, सॉरी फ्रेंड 1918 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो नवलेखन काल का सामान्यतः समय कितना माना जाता है, तो वो हो जाएगा सी नंबर 1953 ईस्वी से अब तक, मतलब कि 1953 ईस्वी से आगे से जो मतलब चलते आए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को कितने प्रकरणों में बांटा है। ये थोड़ा सा मैंने अलग क्वेश्चन ले लिया, प्रकरण 6, प्रकरण 5, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने प्रकरणों में
बांटा है, तो यहाँ पे आ जाए आदिकाल को, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे 4 प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने जो काल विभाजन किए हैं, उसके बाद कितने कितने प्रकरण में बांटा है, क्या क्या प्रकरण का नाम है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लोग उसको पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें प्रकरण के नाम भी बताएं किसके कौन कौन से प्रकरण है, उसको कम से कम 2-3 बार मतलब कि पढ़ लीजिए, जिससे कि क्वेश्चंस गलत ना करें। ठीक है, और क्वेश्चन तो ऐसे भी बनते हैं कि किस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह के कथन कहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अभी डीपली जा रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी या फिर किसी भी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब मेरी ये छोटी सी प्रयास आप लोगों के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर देगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा तो आज काल विभाजन हो गया, नामकरण हो गया, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आदिकाल, उस पर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।